राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि एक समय में बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया और जब जब मौका मिला हम लोगों ने मिलकर गठबंधन धर्म निभाया है। यही बात जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री बने विजय चौधरी ने भी कही है। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने ही फैसला किया है कि जब बीजेपी ने इतने दिनों तक हमारा साथ दिया है तब हम उनका साथ देंगे। सवाल है कि जब सम्राट के लिए मोदी नीतीश तैयार तो फिर विपक्ष क्यों बेकरार? मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 15 अप्रैल 2026 यही वो तारीख है जिस दिन पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब से लेकर अब तक विपक्ष तरह तरह के सवाल खड़े करता रहा है, कभी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर तो कभी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बिहार के मुद्दे पर खुलकर बातें की। जो खुद ही अस्तित्व विहीन हो, जिनका खुद का जनाधार नहीं बचा हो, वो जदयू जैसी बड़ी पार्टी पर सवाल उठाए या उनके अस्तित्व की बात। आज आप कहां पे हो? अरे पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेते। सम्राट चौधरी के बिहार का सीएम बनने पर नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी गठबंधन की राजनीति में भरोसा करती है और जब जब मौका मिला है हम लोगों ने मिलकर गठबंधन धर्म निभाया है। मैं ये मानता हूं कि ये दोनों दलों की आपस की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो अपने आप में इतिहास में लिखी जाएगी कि दोनों ही दलों ने जब जब मौका मिला गठबंधन धर्म को कैसे निभाया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया। एक समय था जब हम खुद बड़ी संख्या में थे, फिर भी हमने निर्णय नीतीश कुमार के लिए किया। तो ये दोनों ही चीजें मुझे लगता है कि अलायंस पॉलिटिक्स के लिए उदाहरण बनेंगी। और आज सम्राट चौधरी के रूप में एक लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर तय किया है। कुछ ऐसी ही बात बिहार में जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री बने विजय चौधरी ने भी दोहराई। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने ही फैसला किया है कि जब बीजेपी ने इतने दिनों तक हमारा साथ दिया है तब हम उनका साथ देंगे। सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला और भाजपा ने भी भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। ये सरकार बन गई है। एक तरफ नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर ये बताते रहे हैं कि सम्राट ही उनकी पसंद है। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कह दिया है कि हम लोगों ने मिलकर गठबंधन धर्म निभाया है। ऐसे में सवाल है कि सम्राट के लिए मोदी नीतीश तैयार, फिर विपक्ष क्यों है बेकरार? न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एनडीए के पास 201 विधायकों का बहुमत है। पंद्रह अप्रैल 2026 को बिहार में नई सरकार बनी। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी मंत्री बने। 9 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा में नई सरकार का शक्ति परीक्षण है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुमत साबित भी करना है। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एनडीए के पास 201 विधायकों का बहुमत है और विपक्ष में सिर्फ 35 है। फ्लोर टेस्ट है तो उसमें क्या दिक्कत है? 202 की संख्या है, मात्र 35 लोग उधर हैं, तो फ्लोर टेस्ट में कोई समस्या नहीं है। हंसते हंसते सम्राट चौधरी जी विश्वास मत हासिल करेंगे। जाज अहमद अब भी बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को भूजा पार्टी के माध्यम से सत्ता से बेदखल किया गया है, जनता दल यू के अंदर जो कसक है
उस कसक का परिणाम भी विश्वास मत के दिन देखने को मिले। जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि राज्यसभा चुनाव की तरह ही महागठबंधन के कई विधायक सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि कल विश्वास मत के दौरान आधे से ज्यादा महागठबंधन के विधायक, जिनको ये लगता है कि हम अगर अपने क्षेत्र में विकास कर सके और जो विकास के साथ जुड़ने को व्याकुल नजर आ रहे हैं, वैसे विधायक भी सरकार के पक्ष में सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। संख्या बल की यदि बात करें तो 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में फिलहाल 242 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ बिहार के शहर अब अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इन जगहों पर जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बिहार के शहर अब देश के बड़े शहरों से मुकाबला करेंगे। बिहार के शहरों में हर वो अत्याधुनिक सुविधा होगी जो देश के नामचीन शहरों में मौजूद है। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को मंजूरी दे दी है। सरकार 11 जगहों पर नए आधुनिक शहर बसाने जा रही है। सबके नाम उस जगह के महत्व के अनुसार होंगे। नए शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर इन जगहों पर अभी से ही जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। जमीन की खरीद बिक्री पर रोक मास्टर प्लान तैयार होने तक लागू रहेगी। अगर आप नया जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं या फिर दूसरे को हस्तांतरित करना चाहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि 11 ऐसे शहर हैं जहां पे टाउनशिप बनाना है, वहां पे जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी मिलने के बाद 11 शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मास्टर प्लान तैयार होने तक यहां जमीन नहीं बिकेगी। पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास 31 मार्च 2027 तक जमीन नहीं बिकेगी, जबकि भागलपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और छपरा के पास 3 महीने से अधिक यानी 30 जून 2027 तक जमीन की बिक्री नहीं होगी। अब जरा उन 11 नए आधुनिक शहरों के बारे में भी जान लीजिए जिसे विकसित करने का सरकार ने फैसला लिया है। ये सैटेलाइट टाउनशिप कहां और किस नाम से होंगे? 11 नए आधुनिक शहर बसेंगे। शहर पटना सैटेलाइट टाउन पाटलिपुत्र, सोनपुर शहर हरिहरनाथपुर सैटेलाइट टाउन, गयाजी शहर मगध सैटेलाइट टाउन, दरभंगा शहर मिथिला सैटेलाइट टाउन, सहरसा शहर कोसी सैटेलाइट टाउन, पूर्णिया शहर पूर्णिया सैटेलाइट टाउन, मुंगेर शहर अंग सैटेलाइट टाउन, मुजफ्फरपुर शहर तिरहुत सैटेलाइट टाउन, छपरा शहर सारण सैटेलाइट टाउन, भागलपुर शहर विक्रमशिला सैटेलाइट टाउन, सीतामढ़ी शहर सीतापुरम सैटेलाइट टाउन। बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही इन इलाकों में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार के विकास मॉडल में ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। समस्तीपुर में कैनरा बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए की चोरी की। 5 नकाबपोश बदमाश लग्जरी एसयूवी से आए और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। रात का सन्नाटा, गैस कटर की चीख, एटीएम से लाखों की चोरी। क्या कर रही पुलिस बेचारी? रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, समस्तीपुर की सड़कों पर खाकी की गश्त नहीं,
बल्कि अपराधियों के गैस कटर की चिंगारियां शोर मचा रही थी। देखिए इन तस्वीरों को, यह सिर्फ एक एटीएम मशीन नहीं कटी है, ये समस्तीपुर पुलिस के इकबाल का गला भी कटा है। इस तस्वीर को देखिए, बड़े इत्मीनान से अपराधी आते हैं, साथ में गैस कटर लाते हैं और लोहे की उस मजबूत तिजोरी को कागज की तरह फाड़ देते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? क्या इन्हें कानून का डर नहीं, या इन्हें पता है कि वर्दी की नींद गहरी है? आखिर पुलिस क्या कर रही है? एटीएम की सुरक्षा में लापरवाही क्यों? आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई इस उम्मीद में बैंकों के हवाले करता है कि वहां उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन जब सरेआम गैस कटर लेकर बैंक की दीवारें और मशीनें काटी जा रही हो तो जनता किसके भरोसे जी? बैंक और एटीएम में गार्ड लगाए जाते हैं, वो भी मौजूद नहीं था। गैस कटर से उसको गैस कट के और ले गया। कितने की राशि ले गया? अभी राशि एज पर जीएल जो है अभी वो उतना उसमें अभी उसको रिकॉन्साइल नहीं है, तो लगभग 2.5 के आसपास है। गार्ड यहाँ थे? हाँ, गार्ड थे आपके? गार्ड एटीएम में गार्ड नहीं है, प्रॉपर एटीएम गार्ड नहीं है। आखिर पुलिस की चौकसी के दावे कागजों से निकलकर सड़कों पर क्यों नहीं दिखते? जब कटर मशीन से एटीएम को काटा जा रहा था तब पुलिस कहां थी? क्या गश्ती होती भी है या सिर्फ कागजों में हाजिरी लगा दी जाती है? क्या खाकी की जिम्मेदारी सिर्फ वारदात के बाद फीता लेकर नाप जोख करने की रह गई है? एटीएम की सुरक्षा में यह लापरवाही पहली बार नहीं, लेकिन हर बार की तरह आज भी सवाल वही है। जब अपराधी गैस कटर लेकर शहर में घूम रहे थे तब हमारी सुरक्षा के रक्षक कहां थे? ये पीछे कैनरा बैंक का एक एटीएम है, इसमें गार्ड की भी प्रतिनिधित्व नहीं है और कोई ऐसा तंत्र भी नहीं है जिससे पुलिस या बैंक को सूचना मिले। यहाँ पर किसी प्रोफेशनल गैंग द्वारा ये एटीएम काटने की घटना हुई है और लगभग 2,11,000 रुपए जो उस समय रहे होंगे वो मिसिंग थे। तो अभी हम लोगों के पास कुछ क्लूज है और कुछ हम लोग क्लूज कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों को आशा है कि 2-3 दिन के अंदर हम लोग इस कांड का उद्भेदन करते हुए गिरफ्तारी करेंगे। समस्तीपुर की जनता जवाब मांग रही है। ये कटी हुई मशीनें सिस्टम की नाकामी का सबूत है। साहब जागिए, इससे पहले कि अपराधियों का ये हौसला किसी और बड़ी तबाही की इबारत लिख दे, इन्हें पकड़िए और जनता के विश्वास को फिर से जगाइए। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के नवादा में घटी घटना ने सबको हैरान कर दिया है। यहां एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान धमाका हो गया और देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। जला हुआ स्कूटी का पहिया, जली हुई कुर्सियां, जो कल ही खरीदी गई थी, लेकिन चार्जिंग के दौरान हुए धमाके ने इसे पूरी तरह खाक कर दिया। घर की दीवारें गवाही दे रही हैं, कैसे आग ने हर कोने को अपनी चपेट में लिया। हर तरफ सिर्फ कालीख और राख ही नजर आ रही है। ये जले हुए कागज और सामान बताते हैं कि आग कितनी भयानक थी। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। यहाँ देखिए, घर का कोना कोना आग से जल चुका है। जला हुआ स्विच बोर्ड इशारा कर रहा है कि हादसा चार्जिंग के दौरान ही हुआ, यानी एक छोटी सी चिंगारी बना गई बड़ा हादसा। पीड़ित ने बताया कि कल ही स्कूटी खरीदी थी, चार्जिंग में लगाई थी। करीब 2 घंटे बाद जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते सब कुछ जल गया। 2 घंटे के बाद बैटरी को उसका ब्लास्ट कर दिया और बैटरी ब्लास्ट करने के साथ पूरा स्कूटी जो है पूरा जल के खाक हो गया और उसके चलते मेरा पूरा घर में मतलब ऑफिस में पूरा टीवी था, टीवी जल गया। होम थिएटर, बाल का पत्ते सबका पेपर था, सब जल कर पूरा राख हो गया है। पंखा था, बल्ब था, मान के चलिए पूरे ऑफिस का पूरा सब कुछ पूरा जल के खाक हो गया। कितना लगभग नुकसान हुआ? लगभग मेरा टोटल खर्च नुकसान लगभग 3-4 लाख रुपए से ऊपर का चला गया। इस आग में घर का हर सामान जलकर खाक हो गया।
टीवी, पंखा, बाइक कुछ भी नहीं बचा। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हादसा हिदायत जरूर दे गया। चार्ज करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर ईवी चार्जिंग करते हैं तो ये सावधानियां जरूर रखें। ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। एक्सटेंशन कोड से बचें। ओवर चार्जिंग से बचें। चार्जिंग के दौरान नजर रखें। गाड़ी को सूखी और हवादार जगह पर चार्ज करें। गर्म जगह पर चार्जिंग ना करें। ज्वलनशील चीजें दूर रखें। ये हादसा एक चेतावनी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के दौरान जरा सी लापरवाही बड़े खतरे में बदल सकती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा अब सुरक्षा के नए दौर में प्रवेश कर रही है। एक तरफ जहां दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों की हलचल भी तेज हो गई है। आखिर क्यों अचानक बढ़ी है सरहद पर ये चौकसी, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार से सटी भारत नेपाल की 729 किलोमीटर लंबी सरहद, जो अपनी ओपन बॉर्डर नीति के लिए जानी जाती है, अब सुरक्षा के अभेद्य घेरे में तब्दील हो रही है। अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अवैध निर्माण पर लगाम कसना। दिल्ली की इस बड़ी बैठक से पहले बिहार का प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत तमाम शीर्ष अधिकारी लगातार सीमावर्ती जिलों का दौरा कर रहे हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और चंपारण जैसे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी जा रही है। अधिकारियों का साफ संदेश है, नो मैन्स लैंड पर कोई भी अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग भी अभी जाकर के इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो जिले हैं वहां पर क्या क्या कार्रवाइयां हो रही है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, ताकि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर अपराध, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, नारकोटिक्स ड्रग्स का हो, जाली नोट का हो, तरह तरह के जो पशु तस्करी का हो, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई की समीक्षा हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। आखिर बॉर्डर का ये मुद्दा बड़ा क्यों है, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। इंडो नेपाल बॉर्डर काफी हद तक खुला है। भारत नेपाल सीमा का सुरक्षित होना जरूरी है। खुली सीमा की वजह से घुसपैठ आसान होता है। आतंकवाद का खतरा भी बना रहता है। अवैध सामानों की तस्करी भी आम है। हथियार, सूखे नशे की तस्करी होती है। मानव और पशु तस्करी भी होती है। जाली नोट, शराब की तस्करी भी आम है। नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण भी बड़ा मुद्दा है। इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा डीजीपी के इस बयान से लगाया जा सकता है। देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार भारत की सुरक्षा को लेकर के संजीदा हैं और इसमें इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो एक अहम विषय है। सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी बदलाव और घुसपैठ को लेकर है। इसके साथ ही फेक इंडियन करेंसी का नेटवर्क तोड़ना, ड्रग्स और मानव तस्करी पर जीरो टॉलरेंस, अवैध आधार कार्ड और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, स्मार्ट सर्विलांस के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखना। केंद्र सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी इस मिशन का हिस्सा है, ताकि सीमा पर बसे गांवों का विकास हो और वहां के नागरिक सुरक्षा में आंख और कान की भूमिका निभा सके। दिल्ली की बैठक में नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर के और क्या कुछ तैयारी है, इसका खुलासा तो जो है वो अगले जब दिल्ली में बैठक होगी केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद ही साफ होगी। लेकिन फिलहाल भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। साफ है, भारत अपनी मित्रता की परंपरा को निभाते हुए सुरक्षा के मोर्चे पर कोई समझौता करना नहीं चाहता। बिहार से लेकर दिल्ली तक की ये हलचल इस बात का संकेत है कि अब सरहद पर परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार पाएगा।
न्यूज 18 के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बाबा हरिहरनाथ मंदिर की। सोनपुर का प्राचीन हरिहरनाथ मंदिर अब काशी के भव्य कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने हरिहरनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है और इस कॉरिडोर के बनने से सोनपुर की तस्वीर कैसे बदल जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं काशी विश्वनाथ धाम की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के इस भव्य कॉरिडोर को देखिए। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया था। ये कॉरिडोर गंगा नदी के तट ललिता घाट को सीधे मंदिर परिसर से जोड़ती है। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में फैले इस कॉरिडोर की भव्यता देखते बन रही है। ठीक इसी तरह का कॉरिडोर अब सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर में नजर आएगा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने हरिहरनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। करीब 680 करोड़ की लागत से कॉरिडोर के बनने के बाद सोनपुर की तस्वीर बदल जाएगी। सारण जिला अंतर्गत सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास एवं भू अर्जन किए जाने के संबंध में यह निर्णय था। इस पर 680 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होगा। इसमें गंगा गंडक तटों का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। कॉरिडोर बनने के बाद पूरे क्षेत्र को एक आकर्षक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कैबिनेट से कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर हरिहरनाथ मंदिर के भक्त और पुजारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर इस मंदिर का कॉरिडोर तैयार होगा और कैबिनेट में इसे मंजूरी भी मिल गई है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर का विकास होगा और पहली कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है। काशी विश्वनाथ के तर्ज पर यहाँ का कॉरिडोर बनाया जाता है तो यहाँ की जो भव्यता है वो भी बढ़ेगी और पर्यटन में भी का विकास होगा। बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे कार्य के लिए जब कुछ होता है तो बिहार में ना सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक विकास भी होता है और ये विकास बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग बाबा हरिहरनाथ को गीतों के माध्यम से भी याद करते हैं। जरा गीत एक हो जाए। बाबा हरिहरनाथ सोनापुरा में होरी खेल। बाबा हरिहरनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर बना ये प्राचीन मंदिर तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की बेहद पौराणिक मान्यता है। हरिहरनाथ मंदिर में विश्व का अनोखा शिवलिंग है। एक ही शिवलिंग में भगवान विष्णु यानी हरि और शिव यानी हर मौजूद है। गर्भगृह में शिव और विष्णु की एक साथ पूजा होती है। इस पूरे इलाके को हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। गज और ग्राह की लड़ाई भी यहीं पर हुई थी। यहीं पर भगवान विष्णु ने ग्राह से गज की रक्षा की थी। ये परिसर शैव और वैष्णव मतों की एकता का प्रतीक है। अब इस मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। हरिहरनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाने के फैसले के बाद हर जगह हर्ष का माहौल है। न्यूज 18 के लिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां ई रिक्शा सवार महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। प्रेम प्रसंग में पुराने प्रेमी पर गोली मारने का आरोप है। केस उठाने की धमकी के बाद गोली मारी गई। घायल महिला का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल फ्लाईओवर के पास की वारदात बताई जा रही है। घायल महिला की पहचान मदीना खातून के रूप में हुई है। भाभी के साथ डॉक्टर के पास महिला आई थी। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
टीना खातून को गोली लगी है जी। क्या कहते हैं, लड़का 2 लड़के से था, बाइक से वो लोग आए और टोटो वाले को कहे टोटो रोको, तो टोटो वाले ने टोटो रोका। उसके बाद वो एक लड़का अंदर आके, एक लड़का टोटो वाले को धमका रहा था, एक लड़का अंदर आके बैठ के मेरी ननद को 2-3 चांटा लगाया। बोला कि हम तुमको बोले थे ना केस अपना उठा लेने के लिए, तुमको बात समझ में नहीं आ रहा है, आज जान से जाओगी ना तब पता चलेगा। और फायरिंग किया और एक फायरिंग शीशे पे किया और वो दोनों निकल गया। आज दिनांक 23/4/2026 को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH फ्लाईओवर गरहा की तरफ जाती है, उस सड़क पर एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के साथ जो उनकी परिजन उपस्थित थी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मी उनको ओवरटेक किए हैं जब वो ऑटो में बैठी हुई थी। उनका इलाज चल रहा है। बाकी FSL की टीम यहाँ पर आई है। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए हम लोग अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। खबर आपको वैशाली से दिखाते हैं, जहां चलती 3 पहिया मालवाहक गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना पातेपुर प्रखंड की है। जानकारी के मुताबिक अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी और कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। घटना में गाड़ी में लदा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शहर से सटे पंडा सराय रेलवे गुमटी के पास प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमित जमीन को खाली कराया। इस दौरान कई पक्के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अभियान जारी रखा। और अगली खबर वैशाली से है, जहां महनार में आभूषण कारोबारी के घर में डकैती के विरोध में कारोबारियों ने दुकानों को बंद कर रखा है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। हालांकि विरोध प्रदर्शन और बंदी के 2 घंटे बाद ही प्रशासन ने पहल की, लोगों को समझाया कि जल्द ही डकैती कांड का खुलासा किया जाएगा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल रद्द कर दिया गया। लेकिन आक्रोशित स्वर्ण कारोबारियों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द ही डकैती कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाया जाएगा उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम लोग का पूरा प्रयास। और अब खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां महुआवा थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी गांव से 3 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही मोतिहारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। महज 3 घंटे में तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया। एक छात्रा को छौड़ा दानो रेलवे स्टेशन और 2 को जय मूर्ति नगर रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है।